नेक्स्ट मॉड्यूल ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी एक प्रोग्राम है जो आपने पाइथन में लिखा हुआ है, और इस प्रोग्राम के अंदर आप कुछ वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं। तो किसी भी प्रोग्राम में जब आप वैल्यूज को स्टोर करते हैं तो आपके पास अभी जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल में आप अपनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अब प्रोग्राम में जब वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करी जाती है तो उसके साथ एक चैलेंज ये आता है कि अगर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो वेरिएबल डिलीट हो जाता है मेमोरी के अंदर से, और अगली बार जब प्रोग्राम चलाएंगे तो वो फिर से बनकर आएगा। अगर आपसे कहा जाए कि फेसबुक फेसबुक पे आपने अपनी पोस्ट डाली या कोई मैसेज डाला, तो ऐसा तो नहीं है ना कि जब आप कंप्यूटर से लॉग आउट कर जाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा, अगली बार आएंगे तो मिलेगा ही नहीं आपको। वहां तो ऐसा नहीं होता है। बैंक में आपने अपना कोई भी अमाउंट डाला तो ऐसा तो नहीं है ना, जब तक आप लॉग इन कर रहे थे तब तक वो दिख रहा था, जैसे ही आपने लॉग आउट करा वो खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता है। बट अभी तक हमने जितनी पाइथन पढ़ी है उसमें ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज के नाम पर एक ही ऑप्शन अवेलेबल है प्रोग्राम के अंदर के वेरिएबल्स। अगर बहुत सारा डेटा स्टोर करना है तो लिस्ट अपल सेट में कर लो, बट वो भी कब तक, जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में। जैसे प्रोग्राम खत्म हुआ सब कुछ खत्म हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे हमें नीड आती है परमानेंट स्टोरेज। तो प्रोग्राम के अंदर जो स्टोरेज है इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी स्टोरेज या स्टोरेज टिल एग्जीक्यूशन। जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो रहा है तब तक ये हमें अवेलेबल होगा। अब हम मूव करना चाहते हैं परमानेंट स्टोरेज की तरफ। परमानेंट स्टोरेज, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम में स्टोरेज, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास परमानेंट स्टोरेज। तो अगर हम परमानेंट स्टोरेज की तरफ जाते हैं, दैट मीन्स अगर हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म भी हो जाता है तो भी हमारा डेटा स्टोर रहेगा। हम सिस्टम को लॉग आउट करें, शट डाउन करें, आज आए कल आए परसों आए, डेटा हमने कभी जब स्टोर किया था वो हमें मिलेगा। जैसे आपने कोई मूवी अपने कंप्यूटर में स्टोर करी हुई है, तो जब तक आप उसे खुद से डिलीट नहीं करोगे वो डिलीट नहीं होगी, वो रखी रहेगी, क्योंकि आपने मूवी को परमानेंट स्टोरेज में स्टोर कर दिया। परमानेंट स्टोरेज मतलब सेकेंडरी स्टोरेज भी कहलाता है। सेकेंडरी स्टोरेज लाइक आपकी हार्ड डिस्क हो गई, या आपका पेन ड्राइव हो गया, डीवीडी सीडी कुछ भी हो गया। प्रोग्राम का स्टोरेज मतलब होता है रैम का स्टोरेज। प्रोग्राम जब रन होगा तो रैम में रन होगा। रैम के अंदर जगह हमें तब तक मिलती है जब तक काम पूरा ना हो जाए, उसके बाद रैम से चीजों को डिलीट होना होता है। ठीक है। तो अब अगर हम परमानेंट स्टोरेज की तरफ मूव करना चाहते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि आप जा सकते हैं फाइल के पास। आप किसी फाइल के अंदर डेटा को अपना स्टोर करके रख सकते हैं। फाइल में परमानेंट स्टोरेज हो जाएगी, लेकिन फाइल के साथ चैलेंज आता है। कब आता है चैलेंज? जब आप फाइल में किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं। लेट अस सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं। उन एम्प्लॉइज का डेटा मुझे स्टोर करना है फाइल में, हम कर पाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर मुझसे ये कहा जाए कि सिर्फ उन एम्प्लॉयज की सैलरी बताओ मुझे क्या है, या कितने एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, तो अब आप ये काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉय जितने भी हैं उनमें सबसे ज्यादा सैलरी कौन ले रहा है, उसका डेटा फाइल से लाकर दिखाओ हमें, तो आप ये नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि फाइल के साथ कॉन्सेप्ट आता है सीक्वेंशियल रीड, सीक्वेंशियल राइट। दैट मीन्स अगर फाइल के अंदर आपने कुछ भी लिखा हुआ है, मान लीजिए आपने ABCDEFGH कुछ भी फाइल में लिखा हुआ है आपने, अब आपको मान लीजिए ये चाहिए, ये फाइल चाहिए, तो ये बताओ ये कहाँ पर है फाइल में। हमने कहा 1 2 3 4 5, ये मान लीजिए 20वें नंबर पर है। तो आप अपने प्रोग्राम से 20वें नंबर पर जो डेटा रखा है वो लेकर आएंगे। तो हमें नंबर क्या पता, हमें तो फाइल में बहुत सारे एम्प्लॉय की सैलरी रख दे, क्या पता कहाँ होगी हमारी, हमें उसका नंबर ही नहीं पता वो कहाँ मिलेगी। हमें तो अपनी कंडीशन पता है कि वो सैलरी 50,000 से अगर ज्यादा है तो हमें लाकर दे दो। फाइल ने मना कर दिया, ऐसा कोई तरीका नहीं है हमारे पास। हमारे पास आओ, यहाँ से पढ़ना शुरू करो और लास्ट करेक्टर तक पढ़ते हुए चले जाओ, अपने प्रोग्राम में ले जाओ, जो काम का है वो यूज कर लेना, जो काम का नहीं है उसे इग्नोर कर देना, लेकिन फाइल से सारा डेटा ही जाएगा।
ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने डेटा को रीड कर पाए। तो सर ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, कि हम सीक्वेंशियली फाइल पर चीजों को रखें और फिर उसको अपने हिसाब से मैनेज कर पाए। तो फिर इसका एक दूसरा सॉल्यूशन लाया गया, और दूसरा सॉल्यूशन होता है हमारा RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS क्या होते हैं? एक सॉफ्टवेयर होते हैं। इन सॉफ्टवेयर्स को आप पहले अलग से डाउनलोड करते हैं, कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, फिर आप अपना डेटा RDBMS सॉफ्टवेयर में स्टोर करके आ जाते हैं। RDBMS सॉफ्टवेयर आपको टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर करने की फैसिलिटी देगा। टेबल की फॉर्म में, रो कॉलम की फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। दूसरा फायदा क्या होगा? अगर RDBMS की टेबल में आपने बहुत सारे एम्प्लॉइज का डेटा रखा हुआ है, तो आप जितना मांगना चाहते हैं उतना ही डेटाबेस से प्रोग्राम में दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सारा डेटा प्रोग्राम में दिया जाएगा फिर प्रोग्राम में इफ एल्स लगाएंगे। फाइल के केस में ऐसा ही करना पड़ेगा, प्रोग्राम में इफ एल्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन डेटाबेस में अगर हमारा रखा हुआ है तो आपको उतना ही डेटा मिलेगा जितना आपने क्वेरी करा हुआ है, ठीक है। आप फाइल वाले केस में किसी एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट करना है जिसकी ID 504 है, आप उसकी सैलरी इंक्रीमेंट करके नहीं आ सकते। आप क्या करोगे? आप काउंट करो कि वो सैलरी कहाँ रखी है, वहां पर जाओ और वहां पर बदल कर आ जाओ। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मेरा डेटा RDBMS सॉफ्टवेयर में रखा हुआ है तो आप स्पेसिफिक एम्प्लॉय की सैलरी को बदल कर आ सकते हैं। तो इस तरह से हमें ज्यादा बार जरूरत पड़ेगी। हम सीक्वेंशियल डेटा पे काम करना चाहते हैं तो फाइल हमारा सही सॉल्यूशन है। आप टेक्स्ट फाइल पे डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर्ड है, सीक्वेंशियल ना होकर स्ट्रक्चर्ड डेटा है, तो आपके लिए फिर RDBMS सॉफ्टवेयर में जाना होगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से परमानेंट स्टोरेज हमारे पास और भी होते हैं, है ना। अभी हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग दो को डिस्कस कर रहे हैं। एक हम कर चुके हैं, फाइल का चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है, कैसे फाइल में डेटा स्टोर होता है, कैसे फाइल से डेटा रीड होता है, वो सब हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा फोकस होगा RDBMS में अगर हमें डेटा स्टोर करना हो तो कैसे करें, RDBMS से डेटा निकालना हो, अपडेट करना हो, तो ये सब कैसे किया जाता है, ये हमें पहले अभी सीखना होगा। उससे पहले अभी जैसे मैंने एक बात बोली कि फाइल तो हमारे कंप्यूटर में बनी जाती है, नोटपैड तो होता ही, उससे फाइल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। RDBMS हमारे कंप्यूटर में नहीं होते, पहले ये सॉफ्टवेयर होता है, हमें इसको डाउनलोड करके पहले इंस्टॉल करना होगा, तब इस पर हम लोग काम कर पाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से वेंडर हैं जो हमारा RDBMS को प्रोवाइड करते हैं, उसको देखते हैं पहले। कॉमनली यूज RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो RDBMS में सबसे पहले नाम आता है हमारा DB2 का। DB2 एक डेटा RDBMS सॉफ्टवेयर है जिसको बनाने वाली कंपनी है IBM। IBM को कह सकते हैं RDBMS का जनक माना जाता है। सबसे पहले जो RDBMS का कॉन्सेप्ट लाया गया था वो बाई IBM ही लाया गया था। उसका नाम DB2 नहीं था, उसका नाम कुछ और था। DB2 तो एक और था जो IBM ने बनाया था अपना, बट सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट सोचा था RDBMS का, वो IBM ने ही सोचा था, ठीक है। तो IBM का ये हमारा एक प्रोडक्ट है DB2। उसके बाद आता है हमारा MS माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। अच्छा, अब इस बात को हम थोड़ा सा कॉमन रखेंगे कि जितने भी RDBMS होते हैं ये सब सर्वर होते हैं। तो अगर किसी के नाम में मैं सर्वर नहीं लिखता हूं तो अंडरस्टूड है कि वो सर्वर ही होगा। तो जितने भी ये RDBMS सॉफ्टवेयर होते हैं ये सब सर्वर होते हैं। सर्वर होते हैं, पहले इसी को समझ लेते हैं। सर, सर्वर का मतलब ये फायदा होगा कि मान लीजिए ये एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर पे अगर मैंने RDBMS सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है तो इसी कंप्यूटर पे कोई भी प्रोग्राम इसका यूज कर सकता है। इसी कंप्यूटर पे जो यूजर है वो बिना प्रोग्राम के भी RDBMS को यूज कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई एक दूसरा कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर
इस वाले से नेटवर्क में कनेक्टेड है। अब चाहे ये इंडिया में है चाहे ये ऑस्ट्रेलिया में है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर ये दोनों नेटवर्क में पिंग हो रहे हैं तो यहाँ पर अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है तो वो प्रोग्राम भी क्या कर सकता है, इस आरडीएमएस को यूज कर सकता है। यहाँ पर अगर कोई यूजर डायरेक्ट बैठा है तो वो भी बिना प्रोग्राम लिखे आरडीएमएस को यूज कर सकता है। तो अगर कोई भी सॉफ्टवेयर सर्वर को सपोर्ट करता है तो उसका फायदा यही होता है कि उसको एक ही कंप्यूटर पर यूज नहीं कर सकते, उसको किसी भी कंप्यूटर पे यूजिंग नेटवर्क आप एक्सेस कर सकते हैं। तो जितने भी आरडीबीएमएस हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे सर्वर होते हैं। ठीक है। अब दूसरा है एमएस सिक्वल सर्वर। तो इसकी फुल फॉर्म में एमएस आता है, तो एमएस का मतलब हो गया माइक्रोसॉफ्ट। तो ये जो हमारा आरडीबीएमएस बनाया था दूसरा वाला एमएस सिक्वल सर्वर, ये हमारा बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा अगला आता है जिसका नाम है ऑरेकल। ऑरेकल डीबी सर्वर, इसके तो नाम में कंपनी का नाम आ गया ऑरेकल। तो ऑरेकल कंपनी का भी एक आता है हमारा, एक आता है हमारा माई सिक्वल सर्वर। माई सिक्वल सर्वर की कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। इसको जिस कंपनी ने बनाया था उस कंपनी का नाम था, उसका नाम था माई सिक्वल एबी। ये कंपनी मर्ज हुई सन माइक्रो सिस्टम में। सन माइक्रो सिस्टम कंपनी मर्ज हुई ऑरेकल में। तो आज की डेट में जो माई सिक्वल सर्वर आरडीबीएमएस है, ये हमारा ऑरेकल के नाम से जाना जाता है। ऑरेकल का प्रोडक्ट है ये, इसकी मेंटेनेंस ऑरेकल वाले कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके अलावा सर लिस्ट काफी बड़ी है ना, ऐसा नहीं है 4-5 ही है, काफी सारे आरडीबीएमएस प्रोडक्ट हैं हमारे। इनमें से कौन सा यूज करना है इसका कोई आंसर नहीं है। ये वो क्वेश्चन है कि सर सैमसंग का स्मार्टफोन अच्छा है कि एमआई का अच्छा है, सब एक जैसे ही होते हैं, अपने अपने वेंडर हैं, अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, मैटर ऑफ चॉइस, जिसका आपको पसंद आ जाए आप उसके साथ जा सकते हैं। ठीक है। तो मार्केट के अंदर कई सारे आरडीबीएमएस हैं, जितना आप यहाँ पर खर्च करेंगे उतने फीचर का आरडीबीएमएस आपको मिल जाएगा। दैट मीन्स ये जो आरडीबीएमएस हैं ये हमारे पेड होते हैं, इनके फ्री वर्जन भी आते हैं। बट अगर मैं बात करूं माई सिक्वल की तो ये पूरी तरह से फ्री होता है, बाकी सारे के सारे पेड हैं। आपको इन्हें परचेज करना होता है अगर आप इन्हें प्रोडक्शन में यूज करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप आईबीएम का यूज करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए इसका फ्री वर्जन आता है, लेकिन आपने उस फ्री वर्जन का यूज करके कोई वेबसाइट बनाई या कोई मोबाइल एप्लीकेशन या कोई भी एप्लीकेशन बनाई और आप उससे बिजनेस कर रहे हैं, तो ये फ्री वाला आपको यूज नहीं करने देगा, बोलेगा लाइसेंस लो हमसे, आप बिजनेस कर रहे हो तो हमारा बिजनेस होना चाहिए। इस तरह से जितने भी आरडीबीएमएस प्रोडक्ट हैं सबके फ्री वर्जन आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन जैसे ही आप उनका यूज करके कोई कॉमर्शियल एप्लीकेशन बनाएंगे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, अदरवाइज वो आप पर केस कर सकते हैं और आप हार जाओगे। ठीक है। क्योंकि उनका जो फ्री वाला है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में छोटे छोटे लेटर में लिखा होगा साफ साफ है कि अगर आप इसको नॉन कॉमर्शियली यूज कर रहे हैं तभी फ्री है, अगर आपने इसका यूज कॉमर्शियली करा तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आप उसमें आई एक्सेप्ट चेक मार्क जो आता है उसको टिक करके ही इंस्टॉल कर सकते हैं, और जो आई एक्सेप्ट वाला होगा उसके अंदर ये सब बातें लिखी होंगी, तो कोई नहीं पढ़ता है। ठीक है। माई सिक्वल कह रहा है कि हाँ मैं फ्री हूँ, आप मेरा यूज करके चाहे कॉमर्शियल एप्लीकेशन बनाएं चाहे मेरा यूज आप प्रैक्टिस करने के लिए करें, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ठीक है। आप इसको यूज कर सकते हैं कॉमर्शियली भी, कोई इशू नहीं आएगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर हम कौन सा वाला पढ़ेंगे, तो आंसर भी क्लियर है, हम माई सिक्वल वाला ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग जो आरडीबीएमएस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उसका नाम होगा माई सिक्वल। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो आता है वो ये कि सर हम माई सिक्वल पढ़ेंगे और जहां इंटरव्यू देने हम गए उसने हमसे आईबीएम का डीबी2 पूछ लिया, हम तीसरी जगह इंटरव्यू देने गए उसने हमसे ऑरेकल पूछ लिया, तो फिर ऐसे तो सर क्वेश्चन खत्म ही नहीं होगा। चलो मैं आपको आईबीएम का डीबी2 पढ़ा देता हूँ। फिर ऐसा नहीं हो सकता आप जहां इंटरव्यू देने गए वहां पर माई सिक्वल पूछ लिया तो
फिर ऐसे तो आप ये बोलोगे सर सब पढ़ा दो जितने भी हैं, तो एक लॉजिकल आंसर नहीं रहा ना ये। ऐसे तो बहुत है, कहाँ तक कितने पढ़ोगे, कब तक पढ़ोगे। अब सोचो, ऐसे तो सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत है, जावा है, सी है, पीएचपी है, पाइथन है, पता नहीं कितनी लैंग्वेज है, तो सर कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़े। तो इंटरव्यूअर लैंग्वेज को फोकस करता ही नहीं है। आप इंटरव्यू में जब जाते हैं तो वो आपसे ऐसा पूछेगा ही नहीं जो लैंग्वेज स्पेसिफिक होता है, वो आपसे वो पूछेगा जो किसी भी लैंग्वेज में काम करता है। उसको क्या बोलते हैं, लॉजिक। अगर मैं आपसे ये पूछूं, बताओ इवन नॉट क्या होता है, तो इसका जावा से पाइथन से मतलब है कोई। वो तो सिंटैक्स हो गई कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो किसी भी इंटरव्यू के अंदर अच्छा इंटरव्यू कभी भी लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होता है। लैंग्वेज आती जाती रहती है, डेटाबेस आते जाते रहेंगे, आज ये चल रहे हैं, कल कोई और आ जाएगा, परसों कोई और आ जाएगा। तो क्या सर इनमें भी कुछ ऐसा होता है जो सब में कॉमन, हमने कहा वही पढ़ना है और वही इंटरव्यू पूछा जाता है। वो क्या है उसको समझते हैं पहले, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव किसी पर्टिकुलर आरडीबी में सॉफ्टवेयर को सीखना नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है जितने भी आरडीबी में सॉफ्टवेयर होते हैं उन सब में एक बात कॉमन होती है, उस कॉमन बात को सीखना, और वही इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। समझते हैं वो कॉमन बात क्या होती है। मान लीजिए ये हमारा DB2 का RDBMS है, ये मान लीजिए हमारा ओरेकल का RDBMS है, ये मान लीजिए आपका माई सिक्वल वाला RDBMS हो गया। जिस तरह से प्रोग्रामिंग करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, उसी तरह से RDBMS से बात करना मतलब डेटा को स्टोर करना, डेटा को निकालना, डेटा को अपडेट करना, डिलीट करना, ऐसा करने के लिए क्या आती है, क्वेरी लैंग्वेज आती है। तो एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है हमारा SQL। फुल फॉर्म होती है इसकी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये क्या है, इट इज द लैंग्वेज ऑफ डेटाबेस, इट इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग कि चलो प्रोग्रामिंग करते हैं, मोबाइल ऐप बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, नहीं, ये लैंग्वेज है और RDBMS। अगर मैं लैंग्वेज के पहले एक शब्द और लगा दूं तो ये और अच्छा हो जाता है। इट इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर RDBMS। दैट मीन्स अब इन सारे RDBMS या और भी जितने भी बचे अभी जिनका नाम हम नहीं जानते, हमने नहीं लिया, अगर मैं उनसे बात करना चाहूँ, उन पर प्रैक्टिस करना चाहूँ, तो मुझे SQL लैंग्वेज सीखनी होगी। और ये SQL लैंग्वेज किसी भी RDBMS के साथ आपका कम्युनिकेशन कराने के लिए यूज होती है। तो अब कोई भी अगर यूजर है तो ये यूजर SQL का यूज करके किसी भी RDBMS से बात कर सकता है। तो हमारा फोकस होता है SQL को सीखना। अब 100 में से 90 लोगों के साथ सिचुएशन क्या होती है, हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया और कोई स्टूडेंट अगर मेरे पास आता है पूछने के लिए, सर बताओ हम RDBMS कौन सा यूज करें, SQL यूज करें या MySQL यूज करें, तो मैं उसे क्या आंसर दूंगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर मैं अपने प्रोजेक्ट में RDBMS कौन सा यूज करूं, SQL यूज करूं या MySQL यूज करूं, तो अब मुझे उसको आंसर क्या देना चाहिए। मैं उसको करेक्ट करूंगा कि SQL डेटाबेस नहीं होता, SQL तो एक लैंग्वेज का नाम है। आप ऑप्शन दो ऐसे लाइए जो दो डेटाबेस होते हैं। आप ऑप्शन में बोलिए कि मैं ओरेकल यूज करूं कि माई सिक्वल यूज करूं, मैं माई सिक्वल यूज करूं या MS SQL यूज करूं। MS शब्द बोलने पर मीनिंग बदल जाता है, सिर्फ SQL शब्द अलग है और MS SQL शब्द अलग है। MS SQL RDBMS हो गया, SQL एक लैंग्वेज हो गई, वो डेटाबेस नहीं हुआ हमारा। तो आपको पहले सही शब्द यूज करना आना चाहिए। ज्यादातर रिज्यूमे के अंदर ये गलती होती है, उनके रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट ही नहीं होते हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर ये कह रहा है इनको यही नहीं पता कि RDBMS क्या होता है और SQL क्या होती है, तो आगे काम ही क्या करा होगा इन्होंने, कॉपी पेस्ट ही करा होगा पूरी लाइफ में इन्होंने। तो SQL इज नॉट ए RDBMS। SQL कोई सॉफ्टवेयर का नाम नहीं होता, SQL तो एक लैंग्वेज का नाम है जो किसी भी डेटाबेस पर काम करती है। RDBMS का नाम है MS SQL,
इक्वल माई इक्वल या DB2 या और भी होते होंगे, जो भी होते होंगे। ठीक है, अच्छी बात क्या निकली, जितनी भी RDBMS हैं सबकी एक ही लैंग्वेज है, SQL। इंटरव्यू में आपसे वो SQL पूछेगा, आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताओ ऑरेकल के अंदर क्या क्या होता है, कुछ भी होता है हमें क्या करना है इस बात से, ऑरेकल के अंदर चलेगी SQL। DB2 में क्या होता है इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो SQL है वो DB2 में ही चलेगी। हाँ, अगर आप स्पेसिफिक कोर्स करने आए हैं कि नहीं मैं तो एडमिन वाला कोर्स करने आया हूं, तो RDBMS के दो कोर्स होते हैं, एक होता है RDBMS डेवलपर, एक होता है RDBMS एडमिन। तो जो एडमिन वाले लोग होते हैं उनको स्पेसिफिक RDBMS के बारे में सीखना होता है, जो डेवलपर होते हैं उनके लिए क्या सीखना है, SQL सीखनी है। अब SQL को सीखने के लिए एक RDBMS तो चाहिए ही चाहिए, अब वो कोई सा भी यूज कर लो, तो हम लोग यूज करने जा रहे हैं MySQL का। ठीक है, चलिए, तो SQL क्या है ये समझ में आ गया। अब SQL के अंदर क्या होगा, जैसे एक लैंग्वेज आई है तो इस लैंग्वेज का सेटअप आएगा अलग से, हमने कहा नहीं, इस लैंग्वेज के अंदर कुछ बातें बताई गई हैं। क्या इसके अंदर भी ऑपरेटर होते हैं, हमने कहा SQL के अंदर भी ऑपरेटर होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। क्या SQL के अंदर भी डेटा टाइप होते हैं, इंट फ्लोट स्ट्रिंग, हमने कहा होते हैं, SQL के अपने डेटा टाइप होते हैं। क्या SQL के अंदर फंक्शन होंगे, जैसे पाइथन के अंदर फंक्शन होते हैं, है ना, हमने कहा हाँ, SQL के अंदर भी क्या होते हैं, अपने अपने फंक्शन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है ये फंक्शन, ये ऑपरेटर, कीवर्ड, हमने कीवर्ड भी होते हैं, है तो लैंग्वेज ही, तो इसे कौन डिसाइड करता है, इसे बनाता कौन है, कौन डिसाइड करेगा कि आज एक नया कीवर्ड ऐड करेंगे SQL में, क्योंकि ऐसे तो जितने भी RDBMS वाले हैं सब इसी को मान रहे हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ANSI, और एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है ISO, ये दोनों मिलकर SQL के स्टैंडर्ड को देते हैं। अगर SQL में कोई नया फंक्शन ऐड होगा तो ये दोनों SQL में ऐड करेंगे, और जितने भी RDBMS वाले हैं अपने नए वर्जन में उस फंक्शन को इंप्लीमेंट करके लेकर आएंगे। इंप्लीमेंट करके लेकर आएंगे का मतलब है कि ANSI और ISO वाले सिर्फ कागज पे लिख देंगे कि अगले वर्जन में ये फंक्शन आना है, वो फंक्शन बनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, जो RDBMS वाले हैं उनकी होगी। सर किसी ने नहीं बनाया तो वो नया फंक्शन उस RDBMS में नहीं चलेगा, एरर आ जाएगी। ऐसा हो सकता है, हमने कहा ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई भी मैंने SQL के अंदर कोड बनाया, ऐसा हो सकता है कि वो एक RDBMS में तो चल रहा है, दूसरे में नहीं चल रहा, क्योंकि दूसरे ने अभी बात मानी ही नहीं है, हो सकता है उसके अगले वर्जन मानी जाएगा। तो इस तरह से SQL का स्टैंडर्ड मेंटेन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी RDBMS वाले की नहीं है, ये ANSI और ISO वाले की है। और जितने भी RDBMS वाले हैं ये अपने अंदर क्या लेकर आते हैं, SQL का इंटरप्रेटर लेकर आते हैं। जैसे पाइथन लैंग्वेज का इंटरप्रेटर होता है, पाइथन के प्रोग्राम को रन करता है, उसी तरह से जितने भी RDBMS वाले हैं वो अपने अंदर SQL का इंटरप्रेटर लेकर आते हैं। यहाँ पर इंटरप्रेटर वर्ड को इंजन के नाम से जानते हैं, क्या बोलेंगे, SQL इंजन। इस तरह से आप इसकी पिक्चर को समझ सकते हैं। तो अगर ये MySQL है, ये Oracle है, या ये MS SQL सर्वर है, तो ये अपना इंजन लेकर आते हैं जिसको हम SQL इंजन के नाम से जानते हैं। इसी तरह से इसी तरह से अब ये हम और आप हो गए, हम और आप लोगों ने अगर कोई भी SQL में
कोड बनाया, तो उस कोड को हम जो एसक्यूएल स्टैंडर्ड में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग माई एसक्यूएल वाले ने इस इंजन को बनाया हुआ है, उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ऑरेकल वाले ने भी अपना इंजन बना रखा है, सबने अपने अपने बना रखे हैं। यही एसक्यूएल यहाँ पे रन होगी। तो ये एसक्यूएल इंजन हमारे लिखे एसक्यूएल कोड को कंपाइल करेगा, फिर रन करेगा, जैसे पाइथन का प्रोग्राम होता है। सेम यहाँ पर ऐसे होगा, सेम ये भी ऐसे ही करेगा। तो सर फिर तो एग्जीक्यूशन स्लो फास्ट होने के पूरे चांस हमने कहा। अब हो सकता है माई एसक्यूएल वाले ने अपना एसक्यूएल इंजन सी में बनाया हो, फास्ट होगा। हो सकता है ऑरेकल वाले ने किसी और लैंग्वेज में बना रखा हो, क्या पता किस लैंग्वेज में बनाया हो। ऐसा भी हो सकता है कि एसक्यूएल स्टैंडर्ड में मान लीजिए कुछ फंक्शंस, कुछ कीवर्ड, कुछ ऑपरेटर के बारे में बताया गया, इसने वो बात मानी, इसने सारी मानी, एक दो नहीं मानी, ऐसा हो सकता है। हो सकता है इसने कुछ कम मानी, ऐसा भी हो सकता है। दैट मीन्स 80% तो सारे लोग मानते हैं, 20% अपने आप को फ्रंट पे रखने के लिए वो कुछ एक्स्ट्रा कर देते हैं और कुछ बात नहीं मानते हैं, ताकि लोग मजबूर हो जाएं उसी आरडीबीएमएस को पढ़ने के लिए। भाई अपना आप प्रमोशन कैसे करेंगे अगर सब एक जैसे होंगे, तो मार्केट में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हर कोई अपना कुछ ना कुछ नया जरूर ऐड कर देता है जो अदर देन एसक्यूएल स्टैंडर्ड होता है। अगर मुझे वही चाहिए होगा तो फिर मैं उसी वाले वेंडर के पास जाऊंगा। वेंडर मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका आरडीबीएमएस मैं यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग माई एसक्यूएल को डाउनलोड करने चलते हैं। कहाँ मिलेगा? तो यहाँ हम लिखेंगे डाउनलोड माई एसक्यूएल। जैसे ही आप डाउनलोड माई एसक्यूएल पर जाएंगे, आपका पहले ही लिंक आएगा डाउनलोड माई एसक्यूएल इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे। और ये आपका सेटअप आता है विंडोज के लिए। इसका साइज अराउंड 437 MB और ये विंडोज के लिए है। तो आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम का सेलेक्ट करके इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये हमारा डाउनलोड होना शुरू होगा। लेकिन ये कह रहा है कि भाई लॉगिन करो, अकाउंट बनाओ, लॉगिन करो। लेकिन माई सिक्वल तो ओपन सोर्स है, डेट इज फ्री है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। कह रहा भी ऑरेकल इसको मेंटेन कर रहा है, ठीक है। अभी हमें कोई अकाउंट नहीं बनाना, जस्ट हमारा फ्री वाला डाउनलोड कर दो। ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, माई सिक्वल आरडीबीएमएस का सेटअप माई सिक्वल की ऑफिशियल वेबसाइट से अपने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज का अलग है, मैकबुक का अलग है, लिनक्स का अलग होगा। तो इस तरह से ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेटअप का साइज अराउंड 437 MB है। अब अब आगे मैं जो भी बताऊंगा वो माई सिक्वल का कैसे वर्क होता है इंटरनली उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा, ठीक है। माई सिक्वल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो आप अभी माई सिक्वल को इंस्टॉल कर लेंगे, अभी करा नहीं है, डाउनलोड हो रहा है। जब आप उसे इंस्टॉल करेंगे तो उसका यूज करने के लिए सबसे पहले आपको एक यूजर क्रिएट करना होगा। यूजर का मतलब जैसे फेसबुक के कई सारे यूजर हैं, भाई कुछ भी फेसबुक पर अगर पोस्ट आएगी तो किसने डाली पता तो करना ही पड़ेगा ना, तो उसका एक यूजर होता है। तो उसी तरह से माई सिक्वल को अगर आप कहेंगे ये डेटा स्टोर करो, तो माई सिक्वल आपसे बोलेगा कि कौन सा यूजर है जो डेटा स्टोर करने आया है। डेटा सेंसिटिव है, ऐसा नहीं है कोई भी आओ कोई भी ले जाओ कोई डिलीट कर जाओ, नहीं। जो यूजर आया है वो यूजर रेस्पॉन्सिबल होगा अपने डेटा को मैनेज करने के लिए। कैसे? यूजर का पासवर्ड होगा, अगर उसे पासवर्ड पता है तो वो यूजर वही आया है जो पहले डेटा स्टोर करके गया था। और अगर मैं यूजर नेम पासवर्ड का टॉपिक ना रखूं तो फिर तो कोई भी आएगा आके किसी का भी डेटा डिलीट करके चला जाएगा। ये तो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा, माई सिक्वल को इंस्टॉलेशन में पहला स्टेप आता है कि माई सिक्वल में यूजर क्रिएट होते हैं। कितने बनाओगे, कितने बना लो, माई सिक्वल के कितने भी यूजर आप बना सकते हैं। लेकिन
बाय डिफॉल्ट जब आप इंस्टॉलेशन पे आएंगे, एक यूजर बनाकर आपको पहले ही दिया जाएगा। एक डिफॉल्ट यूजर आपको दिया जाता है, और डिफॉल्ट यूजर का नेम भी होता है रूट। तो रूट नाम से एक डिफॉल्ट यूजर है, इंस्टॉलेशन टाइम पर बन जाएगा। अब आप इस रूट यूजर के थ्रू अदर यूजर भी बना सकते हैं, जितने चाहे उतने यूजर आप बना सकते हैं, जो जो आपके RDBMS का यूज करना चाहता है। अच्छा, फिर इस यूजर के अंदर आप फोल्डर क्रिएट करेंगे। इन फोल्डर्स को हम एक टेक्निकल नाम देते हैं, डेटाबेस। और फिर जितने भी आप डेटाबेस बनाना चाहें बना सकते हैं इस तरह से। और हर डेटाबेस के अंदर फिर आप क्या बनाते हैं, अपनी टेबल या व्यूज, प्रोसीजर्स, फंक्शंस एटसेट्रा कर दें हम। तो इस तरह से कई यूजर हमारे हो सकते हैं। हर यूजर पहले डेटाबेस क्रिएट करते हैं। एक यूजर जितने चाहे उतने डेटाबेस क्रिएट कर सकता है। डेटाबेस इज लाइक ए फोल्डर। ऐसे मान लो ईच टेबल इज लाइक ए सॉन्ग, एक सॉन्ग है। अब उस सॉन्ग को आप अपने कंप्यूटर पे कहीं स्टोर करना चाहो तो बेटर है कि पहले एक फोल्डर बना लो, ओल्ड सॉन्ग, न्यू सॉन्ग, उसके अंदर उसके जैसे आप क्या रख सकते हैं, सॉन्ग रख सकते हैं। सेम यहाँ पर है, हर यूजर टेबल्स बनाता है, डायरेक्ट नहीं बनाता है, पहले एक डेटाबेस बनाता है। तो डेटाबेस इज लाइक ए फोल्डर, जिसके अंदर आप अपनी टेबल्स को, व्यूज को, प्रोसीजर्स, फंक्शन या जितने भी DB ऑब्जेक्ट्स हैं आप उन्हें क्रिएट कर सकते हैं। इनको हम वन वर्ड में बोलते हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, जो हम डेटाबेस के अंदर अपने बना सकते हैं। तो इस तरह से हर यूजर अपने डेटाबेस को बनाता है और फिर उसके अंदर डेटाबेस के अंदर टेबल्स वगैरह बनाता हुआ चलता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, एग्जाम्पल को समझते हैं। मान लीजिए अभी आपके वाले बैच में मैं एक टेबल बनाऊंगा एम्प्लॉय की। मैंने उस पर कुछ डेटा रखा, उस पर कुछ प्रैक्टिस करी। अब मान लीजिए एक बैच और चल रहा है मेरा, उसमें भी मैं एम्प्लॉय नाम की टेबल बनाना चाहता हूँ। क्या बना सकता हूँ या नहीं? एक यूजर क्या दो टेबल सेम नाम की बना सकता है? यहाँ पर जरूरत पड़ती है डेटाबेस की। एक डेटाबेस के अंदर टेबल डुप्लीकेट नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप एक दूसरा डेटाबेस बना लेते हैं तो उसमें सेम नेम का टेबल आप बना सकते हैं। तो अगर मैं 4 बैच में MySQL पढ़ा रहा हूँ एक साथ, और रूट यूजर ही है मेरा, और चारों बैच में अगर मैं टेबल सेम नाम की बनाना चाहूँ बट उसके अंदर जो डेटा वो सबका अलग अलग रखा हुआ है, तो अब मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं हर बैच के लिए अलग अलग डेटाबेस बना लूंगा और उनके अंदर सेम नेम के टेबल में बना सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, MySQL की कॉन्फ़िगरेशन को समझ सकते हैं कि MySQL में पहले यूजर बनेगा, यूजर के अंदर डेटाबेसेस बनते हैं। हर डेटाबेस जितने चाहे उतने डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को बना सकता है। डेटाबेस ऑब्जेक्ट का मतलब टेबल से, व्यू से, प्रोसीजर से, फंक्शन से हमारा होता है। ये कॉन्फ़िगरेशन MySQL की है। हम ये नहीं कह सकते कि DB2 में भी यही होता होगा, IBM वाले में। हम ये नहीं कह सकते कि माइक्रोसॉफ्ट का जो RDBMS है उसमें भी ऐसे ही कुछ होता होगा। ये हर किसी का फिर आपको अलग अलग समझना होगा। ठीक है, अब जो हमने अभी डाउनलोड किया है उसको इंस्टॉल करते हैं। सिंपली डबल क्लिक करेंगे, अब इस सेटअप को इंस्टॉल करते समय एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी होगी। ये सेटअप इंटरनली C++ लैंग्वेज में लिखा गया है। आपके कंप्यूटर में C++ की हेडर फाइल्स या C++ की जो लाइब्रेरीज हैं वो होनी चाहिए। अगर वो होंगी तब ये इंस्टॉल होगा, नहीं तो इंस्टॉल नहीं होगा। लेकिन एक दूसरा तरीका है कि अगर आपके कंप्यूटर में
जब आप इस सेटअप को इंस्टॉल कर रहे थे, इंटरनेट कनेक्शन बना हुआ था, तो जो भी डिपेंडेंसी है इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, जिन जिन फाइलों की जरूरत पड़ती है, वो अपने आप ही अपने सोर्स से डाउनलोड कर लेगा। आपको उनको अलग से लाकर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बेटर अप्रोच है या रिकमेंडेड अप्रोच है कि जब आप माई सीक्वल का सेटअप अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करें, तो उस समय इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। जब इसका यूज करेंगे तो जरूरत नहीं इंटरनेट होने की, सिर्फ इंस्टॉलेशन टाइम पर इंटरनेट होना जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज आपका इंस्टॉलेशन सही नहीं हो पाएगा। ठीक, अब जब मैं इसको इंस्टॉल करूंगा तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको कौन सा वाला इंस्टॉल करना है, तो हमने कहा डेवलपर है हम, हमें डेवलपर वाला करना है, तो ये पहला वाला ऑप्शन एज इट इज रखना है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। अब देखो ये मेरे में चेक कर रहा है रिक्वायरमेंट कि भाई ये फाइल आपके पास होनी चाहिए, अगर ये होगी तब आगे बढ़ेंगे, और अगर ये नहीं हुई तो इंटरनेट होना चाहिए, हम अपने आप डाउनलोड कर लेंगे। हमने कहा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपके कंप्यूटर में ये नहीं मिला, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? हमने कहा यस, बट यस करने से पहले मेक श्योर इंटरनेट होना चाहिए, वरना इंस्टॉल नहीं होगा। फिर यार यस कर दिया। अब ये माई एसक्यूएल के कुछ इंटरनल कंपोनेंट्स हैं जो ये डाउनलोड करेगा। इसको मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करूंगा, वन बाय वन ये आपके कंप्लीट होंगे। ये इंस्टॉलेशन होने में माइट बी 10 to 20 मिनट्स लग जाएं, बेस्ड ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन स्पीड, बेस्ड ऑन योर हार्डवेयर स्पीड, आपका प्रोसेसर कौन सा है, रैम कितनी है, तो ये फैक्टर थोड़े हमारे लगेंगे, कितना टाइम होगा इसका इंस्टॉलेशन में। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूं तो 10 से 15 मिनट में लगभग हो ही जाता है, किसी का 5 मिनट में, किसी का 25 मिनट में। अब कोई SSD 16 GB रैम और i7 प्रोसेसर के साथ है तो उसका सबसे जल्दी हो जाएगा। जिसकी कॉन्फ़िगरेशन हल्की होती चली जाएगी उसका टाइम थोड़ा सा बढ़ता हुआ चला जाएगा। और ऑब्वियसली इंटरनेट की स्पीड भी एक फैक्टर हो गया। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ध्यान देना है कि जब आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए एक स्क्रीन पर आएंगे तो यहाँ पर एक देखेगा पोर्ट 3306। ये हमें ध्यान क्यों रखना है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितने भी RDBMS होते हैं वो हमारे सर्वर होते हैं, और हर सर्वर की पहचान उसका पोर्ट नंबर है। मान लीजिए मैं अपने कंप्यूटर पे 4 RDBMS इंस्टॉल कर लूँ, ओरेकल भी कर लूँ, माई सीक्वल भी कर लूँ, अदर वेंडर्स के भी कर लूँ, तो उनके नाम से उनकी पहचान नहीं होती। हर RDBMS का पोर्ट नंबर होगा, वो उसकी पहचान होगी। तो बाय डिफॉल्ट माई सीक्वल का पोर्ट नंबर है 3306। अगर मैं कल को इस पे ओरेकल का RDBMS इंस्टॉल करता हूं तो उसका पोर्ट नंबर 3306 नहीं हो सकता, कोई और होना होगा। तो उसका होता है 1521, ओरेकल का 1521। तो हर किसी का अपना अपना होता है, याद करने की जरूरत नहीं है आपको। पता क्या होना चाहिए कि अलग अलग होता है। क्या होता है, उससे इंटरव्यू में सिलेक्शन रिजेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन रिजेक्शन इस बात से हो जाएगा कि हम जानते ही नहीं इस बात को कि ये होता है ना। जो समझने वाली बात है इंटरव्यूअर उसको फोकस करता है, जो रटने वाली बात है उसको कभी फोकस नहीं करता। ये तो रटने वाली बात होगी, 3306 होता है, कहीं भी मिल जाएगी गूगल पे देखोगे तो। ठीक है, अगर सर मान लीजिए माई एसक्यूएल के 2 वर्जन इंस्टॉल कर लिए, तो अभी आप जो माई सीक्वल का वर्जन लाए हैं ये वर्जन है 8.0.32। 8.0.32 मान लीजिए कल को एक नया वर्जन आ गया माई सीक्वल 9, तो उसका पोर्ट नंबर भी 3306 होगा या बदल जाएगा? हमने कहा बाय डिफॉल्ट किसी भी माई सीक्वल का डिफॉल्ट पोर्ट 3306 होता है। लेकिन जब आप माई सीक्वल 9 अगर आ गया ऐसा आप मान रहे हैं और आप उसे इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका रेड मार्क आ जाएगा, बोलेगा पोर्ट ऑलरेडी यूज हो रहा है।
क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी पुराना वर्जन भी अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर रखा है। तब आपको क्या करना होगा, ये पोर्ट नंबर चेंज करना पड़ेगा। चेंज नहीं करोगे तो नेक्स्ट का बटन इनेबल ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो इन बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। डिफॉल्ट के साथ बदलना चाहते हैं बदल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद ये कह रहा है कि हमने आपके लिए रूट यूजर बना दिया है। अब रूट यूजर को सिस्टम में जब टेबल बनाने के लिए आएगा माई स्क्वेल के अंदर, तो अपना पासवर्ड बताना पड़ेगा पहले, कि हम पहचान पाएंगे वही रूट यूजर है, कोई और तो नहीं है। तो आप पासवर्ड बताओ क्या रखना चाहते हो रूट यूजर का। यूजर का यूजर नेम फिक्स का रूट है, पासवर्ड आपसे पूछा जा रहा है भाई। अब पासवर्ड देने के दो तरीके हैं। एक है ट्रेडिशनल वे, पुराना तरीका, जिसमें कोई चेकिंग नहीं होती, पासवर्ड की लेंथ क्या होनी चाहिए, पासवर्ड में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और एक होता है नया तरीका, जिसमें आपको कम से कम 6 कैरेक्टर का पासवर्ड रखना होगा या 8 का रखना होगा, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, एक स्पेशल सिंबल भी आना चाहिए। तो हम प्रैक्टिस के लिए इसको यूज कर रहे हैं, है ना। तो हम आसान सा पासवर्ड ले लेते हैं ताकि भूलने तो याद भी आ जाए हमारे लिए। तो ऊपर वाला ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का, नीचे वाला है लीगेसी पासवर्ड का। लीगेसी मतलब पुराना जो चलता आ रहा है तरीका, वो है ना लीगेसी। तो मैंने लीगेसी वाले पे सेलेक्ट करा। अब मुझसे पूछेगा पासवर्ड को। अब मैं यहाँ पासवर्ड कुछ भी दे सकता हूँ, है ना। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होगा कि 8 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए या डिजिट भी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसका पासवर्ड रूट दे देता हूँ, ROOT। लोअर केस में मैंने रूट दे दिया है। आप लोग भी इसका पासवर्ड रूट ही रख देना। अगर कुछ और रखेंगे, देखो आपकी लाइफ में बहुत पासवर्ड आ रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी तो ऐप हम चला रहे हैं, तो सबके पासवर्ड याद रखना मुश्किल है। बैंक वाले कहते हैं 6 महीने हो गए बदलो, पुराना वाला पासवर्ड बैंक वाला मना कर देता ना याद हो, कहाँ तक कितना याद रखोगे। एक और आ गया पासवर्ड। अब इसमें कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थोड़ी रखने जा रहे हैं आप, ये तो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। तो इसका पासवर्ड भाई रख दो जो यूजर का नेम है रूट, ताकि अगर भूल जाओगे तो मुझसे पूछना, बता दूंगा क्या रखा है आपने। 100 में से 90 लोग 1 महीने बाद भूल जाते हैं, पासवर्ड नहीं। हम हर चीज भूलते हैं, हमारा ब्रेन ऐसे डिजाइन किया गया है। हम ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको लॉन्ग टाइम तक याद रख पाए। जिसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं वो याद रहता है, अदरवाइज भूल जाते हैं। सोच कर देख लो कि नर्सरी से लेकर आज तक आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या याद होगा आपको, है ना। बराबर, यहाँ पर आगे हम फिर से पासवर्ड पे रूल। मैं अपना एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, 15 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। अगर मैं पढ़ाना छोड़ दूं तो मैं भी भूल जाऊंगा कि कौन सा फंक्शन क्या है, कौन सा ऑपरेटर क्या करता है। इसमें मेरा और आपका कोई फॉल्ट नहीं है, जिसने इंसान को बनाया उन्होंने ऐसे ही बनाया। ठीक है, बराबर। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे। सारी परमिशन के लिए पूछ रहा है, हमने दे दी। और ये फाइनल स्टेप हो गया अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन। अब जो जो आपने कॉन्फ़िगरेशन बताई है, अब वो अप्लाई होगी और आपके सिस्टम में रूट यूजर बनेगा। रूट यूजर एक्टिव हो जाएगा, फिर आप उस रूट यूजर से लॉगिन करके आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। फिनिश। अब इसने माई सिक्वल को इंस्टॉल कर दिया। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर राउटर का कॉन्सेप्ट भी आता है। तो ये तब जरूरत पड़ती है जब नेटवर्किंग में जाते हैं। हम लोग नेटवर्किंग में नहीं जा रहे, हम तो डेवलपर लोग हैं, तो हमें राउटर वाली कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। हम इसको यहाँ पर कैंसिल करके फिनिश कर सकते हैं। कैंसिल कर दिया, यस कर दिया। इंस्टॉलेशन कंप्लीट, फिनिश। अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कुछ चीजें आपके सामने ओपन होकर आएंगी, जिनको अभी हम क्लोज कर देंगे क्योंकि ये क्या है हमें नहीं पता। तो जो भी ओपन होकर आया उसको हमने, इसको पढ़ लेते हैं, ये वर्क बेंच है। ठीक है, अब समझते हैं क्या हुआ। मेरे कंप्यूटर पर माई एसक्यूएल RDBMS इंस्टॉल हो चुका है, यूजर बन चुका है। अब हम टेबल बनाना चाहते हैं, टेबल में डेटा स्टोर करना चाहते हैं, उसको फैच करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए एसक्यूएल का कोड कहीं तो लिखेंगे। पाइथन का कोड लिखने के लिए आपको आइडल एडिटर बताया गया, जुपिटर हो गया, VS कोड हो गया, पाईचार्म हो गया, कई एडिटर होते हैं कोड लिखने के लिए।
उसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया एसक्यूएल का कोड लिखने के लिए एडिटर कौन सा होगा। तो ये एडिटर आरडीबीएमएस स्पेसिफिक होता है। एसक्यूएल का कोई एक एडिटर नहीं है कि इसी पर लिखनी है। आप कौन सा आरडीबीएमएस यूज कर रहे हैं वो अपने साथ एक एडिटर लेकर आता है। जैसे अगर हम बात करें, हम माई एसक्यूएल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो माई एसक्यूएल लिखने का जो फॉर्मेट है ना वो ऐसा ही है, एम कैपिटल वाई स्मॉल, एस कैपिटल क्यू कैपिटल एल कैपिटल। अगर आप ऐसे लिखोगे तो गलत नहीं है, बट ये जनरल एक रिकमेंडेड नोटेशन नहीं है माई एसक्यूएल लिखने का, ठीक है। चलो, अब हमारे पास दो तरह के एडिटर आते हैं माई एसक्यूएल के अंदर। एक है कमांड लाइन एडिटर और एक होता है हमारा वर्क बेंच एडिटर। जो कमांड लाइन एडिटर है ये हमारा CUI मोड में काम करता है, और जो वर्क बेंच एडिटर है ये हमारा GUI मोड में काम करता है। तो अगर आप कमांड यूजर इंटरफेस या करेक्टर यूजर इंटरफेस पे काम करना चाहते हैं तो माई सिक्वल का जो कमांड लाइन एडिटर है उस पर आप अपना कोड बनाएंगे। और अगर आप ग्राफिकल वे में कुछ लिखना चाहते हैं तो फिर आप वर्क बेंच एडिटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको CUI पर प्रैक्टिस कराता हूँ क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस इस पर हो पाएगी। GUI में क्या होता है, हमें सीखने को कम मिलता है, काफी कुछ पहले से तैयार है वहां पर, बस आपको एक क्लिक करना काम हो जाता है। इंटरव्यूअर उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता, आपको खुद से एसक्यूएल लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे कमांड लाइन एडिटर, दैट इज CUI एडिटर जो हमारा होता है। कहाँ से और कैसे ओपन होगा, तो जब आपके सिस्टम में माई एसक्यूएल इंस्टॉल हो चुका है कंप्लीटली, सर्च बार में जाएंगे और सर्च बार में जाकर टाइप करेंगे माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट। ये इसका क्या है, एडिटर का नाम है। ये एसक्यूएल के एडिटर का नाम नहीं है, ये एसक्यूएल को माई एसक्यूएल में लिखने के एडिटर का नाम है। इसी तरह से अगर मैं ऑरेकल का यूज करता तो ऑरेकल वाला अपना एक एडिटर देता, उसका नाम कुछ और होता। अगर मैं IBM का DB2 यूज करता तो वो अपना कोई एडिटर देता, उसका नाम कुछ और होता। जैसे एसक्यूएल प्लस ऑरेकल का एडिटर का नाम होता है, ठीक है। बराबर, ये आया माई सिक्वल 8.0 कमांड लाइन एडिटर, इस पर क्लिक करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट जैसे हमारे कंप्यूटर का होता है उस तरह से ये ओपन हो जाएगा। इसका फॉन्ट साइज आप छोटा बड़ा, कलर साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कंट्रोल कंट्रोल के साथ माउस का जो व्हील बटन है उसको रोटेट करिए, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, ये जो आइकन आ रहा है यहाँ पर माई सिक्वल का ऊपर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, फॉन्ट में जाएंगे, यहाँ से आप फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। सर ये पासवर्ड पूछ रहा है, किस बात का पासवर्ड ये नहीं बता रहा, रूट यूजर का पासवर्ड पूछ रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये रूट यूजर से कनेक्ट करेगा आपके लिए। तो रूट यूजर का नाम आपको पहले ही पता था, रूट है, इसको भी पता है, इसलिए पूछ नहीं रहा है। पासवर्ड आपको बताना है, जो आपने लिखा था वो आप बताइए। तो मैं लिख दिया रूट, तो गलत लिख दिया आपने, ये था ही नहीं आपका। तो बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब मैं इसको एंटर करूंगा तो हमें ये नहीं बताएगा रॉन्ग पासवर्ड या इनवैलिड पासवर्ड, ये एडिटर इनविजिबल हो जाएगा। हमें फील हो सकता है पता नहीं सही इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ है, कहीं मेरे वायरस तो नहीं आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने माई सिक्वल का एडिटर ओपन करा और आपने अपना पासवर्ड दिया और वो इनविजिबल हो गया तो इसका एक ही मतलब है, आपका पासवर्ड गलत है। आपने जो दिया था, जो अभी आप दे रहे हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अब सही दें, माई सिक्वल कमांड लाइन एडिटर, पासवर्ड रूट, एंटर करेंगे, वेलकम हो गया।
ऑरेकल का प्रोडक्ट है, 2000 से 2023 तक ऑरेकल इसे मेंटेन कर रहा है। ठीक है, चलो ये ऑरेकल अपने बारे में बता रहा है कि हम 2000 में बने थे और 2023 तक हमारे पास माइस्क्वेल के राइट्स हैं। बराबर। अब सर यहाँ पर हम लिखें क्या? अगर हम पाइथन को रिकॉल करें तो पाइथन में कोडिंग करने के लिए हमें प्रिंट फंक्शन मिला था, कुछ भी प्रिंट करने के लिए। इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन था, कीवर्ड थे, ऑपरेटर थे, प्रोग्राम बनाते थे, उसको डॉट पी फाइल में सेव करते थे, रन क्लिक करते थे। यहाँ पर क्या है तो समझेंगे। एसक्यूएल एक कमांड बेस्ड लैंग्वेज है। एसक्यूएल है वो हमारा कमांड बेस्ड लैंग्वेज होती है। तो किसी भी काम को करने की एसक्यूएल में क्या होती है? कमांड होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने कंप्यूटर का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूं, सीएमडी से मेरे कंप्यूटर का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। तो कमांड प्रॉम्प्ट से हम क्या करते हैं? नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट से हम वो सारे काम कर सकते हैं जो हम जीयूआई से राइट क्लिक करके फोल्डर बनाना, फाइल डिलीट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, कोई भी काम हम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं डेस्कटॉप पर कोई फोल्डर बनाना चाहूँ तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू, फोल्डर का नाम, फोल्डर बन गया, लाइक एबीसी, ये बन गया। अब इसी काम को मैं अगर कमांड प्रॉम्प्ट से करना चाहूँ तो सीडी डेस्कटॉप और यहाँ लिखूंगा MKDIR, ये क्या है? मेक डायरेक्टरी, कमांड का नाम। और किस नाम से बनाना चाहते हैं? बना दो टेस्ट। तो जैसे मैं एंटर करूंगा मेरे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर एक डायरेक्टरी बन जाएगी। डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर ही होता है जिसका नाम टेस्ट होगा। कहाँ है? हमने कहा देखो ये रहा, ये बन गया। अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं राइट क्लिक डिलीट कर सकता हूँ, सिंपली डिलीट की प्रेस कर सकता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इस काम को करने की कमांड भी आती है, RMDIR, रिमूव डायरेक्टरी, टेस्ट, डिलीट हो गया। तो कमांड का मतलब समझ में आ गया, किसी भी काम को करने की कमांड आती है। फोल्डर बनाना, फोल्डर डिलीट करना, अपडेट करना, कॉपी पेस्ट, हम वो काम जो राइट क्लिक करके कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करके करते हैं, वो काम जब जीयूआई होता ही नहीं था तो कमांड से ही करते थे। पहले कंप्यूटर चलाने का कोर्स होता था जिसका नाम था डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तो अभी आए हैं 1992-93 में। उससे पहले कंप्यूटर थे बट विंडोज कंप्यूटर नहीं होते थे। तो फिर कंप्यूटर चलता कैसे था? ब्लैक एंड व्हाइट पे चलता था। जो भी करना है कमांड, फाइल कॉपी करनी है, कंट्रोल-C कंट्रोल भी नहीं है, कॉपी नाम से कमांड लिखो, जो भी करना है कमांड लिखो। ठीक है, इसी मैनर में हमारा एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट है। एसक्यूएल ने कहा जो भी करना है उसकी कमांड आती है। टेबल बनानी है उसकी कमांड आती है, टेबल डिलीट करनी है उसकी कमांड आती है, टेबल में डेटा इंसर्ट करना है उसकी कमांड आती है, टेबल से डेटा निकालना है उसकी कमांड आती है। तो अब मुझे वो सारी कमांड्स को सीखना पड़ेगा। तो जब हम ये कहते हैं कि हम एसक्यूएल सीख रहे हैं तो बेसिकली हम एसक्यूएल की कमांड्स को सीख रहे होते हैं। ठीक है, तो अब एसक्यूएल के अंदर कई सारी कमांड्स होती हैं। इन कमांड्स को हम आज तो नहीं, आगे जाके डिवाइड कर सकते हैं खुद से। एक होती है DDL कमांड, एक होती है DML कमांड, एक हो गई हमारी DCL कमांड। तो अभी ये सब समझ में नहीं आएगा, इसलिए इस डिवीजन की जगह हम सीधे कमांड्स में एंटर कर जाते हैं कि क्या क्या होती हैं, और पढ़ने के बाद फिर हम डिवाइड खुद भी कर लेंगे अपने आप कि कौन कमांड क्या थी हमारी। तो अब अगर मुझे कोई भी कमांड लिखनी है तो उसको लिखने का एक सिंटैक्स होगा। जैसे क्रिएट कमांड है, तो क्रिएट कमांड लिखने के बाद क्या लिखोगे? टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्रिएट से पहले लिखें फिर क्रिएट के बाद लिखें। पाइथन में कोई भी स्टेटमेंट सेमीकोलन से लगाना ऑप्शनल था। क्या यहाँ पर कोई भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो हमारा ऑप्शनल होगा? हमने कहा ये सब सिंटैक्स का पार्ट हो गया। तो अब मुझे सिर्फ कमांड नहीं सीखनी है, कमांड को लिखने का पूरा सिंटैक्स सीखना है कि पहले क्या लिखा जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, तब जाके मेरी कमांड प्रॉपर लिखी जाएगी। ठीक है, जब आप किसी भी कमांड को अपने प्रॉपर सिंटैक्स के साथ लिखते हैं, लाइक क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, समथिंग समथिंग जो भी लिखते हैं, तो अब
इसको हम बोलते हैं क्वेरी। तो एक शब्द आता है हमारा जिसका नाम है क्वेरी। तो क्वेरी का मतलब क्या होता है? क्वेरी का मतलब होता है किसी भी कमांड को जब उसके प्रॉपर सिंटैक्स के साथ लिखा जाता है तो उस लिखे हुए को हम बोलते हैं क्वेरी। तो इसको आप दो नाम दे सकते हैं, या तो आप इसे बोलते हैं क्वेरी, या इसी को आप बोलते हैं स्टेटमेंट। तो बन के आ गया एसक्यूएल क्वेरी या एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो एसक्यूएल में जो भी हम कोड बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एसक्यूएल क्वेरी या एसक्यूएल स्टेटमेंट कहा जाता है। तो क्वेरी का मतलब हो गया किसी भी कमांड को प्रॉपर सिंटैक्स के साथ लिखना जो कोई एक मीनिंगफुल ऑपरेशन को परफॉर्म करेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वेरी या स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए सर, अब सबसे पहले क्या करना है? हमने कहा सबसे पहले जो कॉन्फ़िगरेशन बताई गई थी उसमें यूजर तैयार है आपके पास। अब यूजर सबसे पहले क्या करता है? डेटाबेस बनाता है। तो ऐसा करने की कमांड होगी, तो लिखेंगे यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। तो मान लीजिए आपके बैच के टाइम के नाम से मैंने डेटाबेस का फोल्डर बना लिया। मान लीजिए ये कर दिया मैंने 1132 1। डेटाबेस का नाम देने के भी रूल होंगे, ऐसा नहीं है अपने मन से कुछ भी आप दे देंगे। डेटाबेस का नाम या टेबल का नाम जब आप देते हैं तो उसमें स्पेशल सिंबल नहीं होने चाहिए, ठीक है, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद सेमीकोलन लगाते हैं। एसक्यूएल का हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है। इट इज नॉट लाइक पाइथन कि आप लगाएं लगाएं ना लगाएं, यहाँ पर आपको लगाना ही होता है। ठीक है, एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे ये क्वेरी, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये हो गई मेरी कमांड, क्रिएट कमांड हो गई। और क्रिएट कमांड को जब प्रॉपर सिंटैक्स के साथ मैंने लिख दिया तो हम क्या बोलेंगे? अब ये क्वेरी हो गई या स्टेटमेंट हो गया। हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट करना है, इसे बोलते हैं डेलीमीटर। डेलीमीटर एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे ये क्वेरी MySQL के इंजन के पास जाएगी। वो इंजन इसको कंपाइल करेगा कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है, स्पेलिंग गलत तो नहीं लिख दी आपने, जो सिंटैक्स बताया गया था डेटाबेस बनाने का वो सिंटैक्स सही है, सब कुछ सही हुआ तो फिर आपकी क्वेरी को आगे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो आप देखेंगे कि आपके कंप्यूटर में एक फोल्डर बन जाएगा 1132 1। कहाँ बनेगा? जहां MySQL इंस्टॉल हुई होगी इंटरनली, एक हिडन फोल्डर होता है, वहां जाकर इंस्टॉल होती है, वहां जाके ये फोल्डर आपका बन गया होगा। ठीक है, एंटर करेंगे और कुछ गलत हुआ तो एरर लिख कर आ जाएगी। क्वेरी ओके, क्वेरी में कोई गलती नहीं है। दैट मीन्स आपका बिहाइंड द सीन एक फोल्डर बन गया होगा कंप्यूटर में 1132 1 नाम। ठीक है, चलो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, हर बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सी के अंदर एक फोल्डर बनेगा प्रोग्राम डेटा, जो कि हिडन फोल्डर होता है। तो व्यू में जाएंगे, हिडन आइटम्स को चेक करेंगे, प्रोग्राम डेटा नाम का फोल्डर दिखेगा, इसके अंदर जाएंगे, यहाँ MySQL नाम का फोल्डर बनेगा, इसके अंदर MySQL सर्वर फोल्डर होगा, इसके अंदर डेटा नाम का फोल्डर होगा। डेटा फोल्डर के अंदर आप देखो अभी आपने जो एक डेटाबेस बनाया है उस नाम से आपका क्या बन गया? एक फोल्डर बन गया। तो डेटाबेस इज नथिंग, इट इज अ फोल्डर। अब जितने टेबल बनाएंगे वो टेबल इसके अंदर फाइल में स्टोर होंगे, इनक्रिप्टेड फाइल्स बनेंगी जिसको आप जाके पढ़ पाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, ओपन करेंगे तो ओपन भी नहीं होंगे, ठीक है, इनक्रिप्टेड होंगी वो। तो यहाँ पर जितनी टेबल बनेगी उतनी फाइल यहाँ पर बन जाएंगी। मान लीजिए आपने इस डेटाबेस में 3 टेबल बनाई, एम्प्लॉय, स्टूडेंट, यूजर, तो 3 फाइल यहाँ बन जाएंगी और उन्हीं के अंदर उनका डेटा स्टोर होगा जो कि इनक्रिप्टेड होंगे। ठीक है, अब ये हमें हर बार देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार देखना था, देख लिया। वापस आते हैं और व्यू में जाके हिडन आइटम को हटा दें। डेटाबेस का फिजिकल मीनिंग हमने देख लिया कि डेटाबेस एक फोल्डर ही होता है हमारे कंप्यूटर में, जहां MySQL इंस्टॉल हो रही है वहां जाके बन जाता है। ठीक है,
अब सर इस तरह से और बना सकते, हमने कहा और बना लो, क्रिएट डेटाबेस। इस बार मैंने जानबूझ के स्पेलिंग गलत कर दी, ऐसे लिख दिया और इसका नाम कर दिया 11 to 1। तो नाम तो दूसरा है, बन जाना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पर स्पेलिंग गलत कर दी। देखो बन जाना चाहिए, एरर, सिंटैक्स एरर है। तो इसका मतलब समझ में आ गया, एसक्यूएल क्वेरी कंपाइल होती है। ऐसा नहीं है जो लिख दोगे काम हो जाएगा, जो लिख रहे हो अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स लिखा होना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर मान लीजिए मैं सही लिख रहा हूँ, मैंने सही लिखा, क्या एसक्यूएल में केस सेंसिटिव नेचर होता है? मैंने सी बड़ा कर दिया, यहाँ पर ई बड़ा कर दिया, यहाँ पर टी बड़ा कर दिया, ऐसा क्यों कर रहे हो? बस करके देखना चाहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए। क्या एसक्यूएल केस सेंसिटिव है? पाइथन तो होती है। पाइथन में आप ऐसा नहीं अपनी मर्जी से लोअर केस अपर केस कुछ भी लिख दोगे, जो चीज पाइथन में जैसी बताई गई है वैसी लिखनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं चलाकर एक बार। तो अभी सब कुछ सही है, 11 to 1 करके एक डेटाबेस बनाकर देखते हैं बन जाएगा कि नहीं बनेगा। समझ में आ गया कि क्वेरी केस सेंसिटिव नहीं होती, लोअर केस में लिखो अपर केस में लिखो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। केस सेंसिटिव लैंग्वेज एसक्यूएल नहीं होती। ठीक है। अब सर आपके टोटल 2 डेटाबेस बन गए, एक बन गया 11:30 to 1 वाला और एक बन गया आपका 11 to 1 वाला। अब ये बताइए कि आप जो अब टेबल बनाएंगे जिसमें एक्चुअल में डेटा स्टोर होगा, वो किसी एक डेटाबेस में तो बनाएंगे, हमने कहा किसी एक में बनानी है, दोनों बना लो, बट कम से कम एक डेटाबेस तो आपको आगे यूज करना ही होगा। तो उसके लिए कमांड क्या होती है? यूज। यूज कमांड का पर्पज होता है किसी भी एक डेटाबेस को सेलेक्ट करना। यूज, यूज के आगे हम लिखेंगे अपने डेटाबेस का नाम 11:30 to 1, सिंगुलर लगा दिया। तो जो हमारा डिफॉल्ट कोई डेटाबेस रहा होगा रूट यूजर का, वो हटकर अब हमारा वाला डेटाबेस आ गया। अब मैं यहाँ पर जो भी क्वेरी चलाऊंगा वो रूट यूजर के अंदर 11:30 to 1 डेटाबेस के अंदर रिफ्लेक्ट करेगी। तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए टेबल को बनाना। तो टेबल को कैसे बनाएंगे? उसके लिए पहले आप इमेजिन करिए कि आप चाहते क्या हैं। हमने कहा हम चाहते हैं कि कोई एक टेबल बन जाए जो हमारे एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करे। तो मान लीजिए टेबल का नाम हम रखना चाहते हैं एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय नाम की टेबल हम बनाना चाहते हैं। अब इसमें हम एम्प्लॉय का डेटा एम्प्लॉय स्टोर करेंगे, साथ में एम्प्लॉय का सैलरी भी स्टोर करेंगे और एम्प्लॉय का नेम भी स्टोर करेंगे। अब ये जो आपने यहाँ बनाए हैं इनको यहाँ पर हम फील्ड्स के नाम से जानते हैं और अपनी आसान भाषा जानते हैं। अब मान लीजिए कोई भी एक एम्प्लॉय है जिसकी एम्प्लॉय आईडी मान लीजिए 105 है, उसकी सैलरी मान लीजिए 60,000 है और उसका नेम कुछ भी कर देते हैं, लेट अस सपोज सोनू रख दिया। एक और एम्प्लॉय मान के चलते हैं, मान लीजिए 200, उसकी एम्प्लॉय आईडी है, उसकी सैलरी 30,000 है, उसका कोई नेम दे देते हैं। अब ये जो यहाँ पर आपने लिखा है हॉरिजॉन्टली, इसको हम कई सारे नाम से जानते हैं।
इसको हम रिकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं, इंस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, टपल के नाम से भी जानते हैं, पर जो मेन नाम था वो लिखा ही नहीं आपने, रो। जिसको हम रो कहते हैं, हॉरिजॉन्टली जो होता है उसे रो कहते हैं, और रो के कुछ और नाम भी होते हैं, रिकॉर्ड। ये एक रिकॉर्ड है एक एम्प्लॉय का, ये दूसरे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, या एक इंस्टेंस है ये एम्प्लॉय का, या एक टपल है एम्प्लॉय। अब इस टपल का पाइथन की टपल से कोई मतलब नहीं है, ये इंडिपेंडेंट वर्ड है टपल, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को टपल कहते हैं यहाँ पर भी। तो इस तरह से अगर एक कंपनी में 1000 एम्प्लॉयज हैं तो 1000 रिकॉर्ड इसमें स्टोर हो गए। रिकॉर्ड का मतलब रो होता है, ठीक है। हम सर ऐसे ही बनाना चाहते हैं, तो इसको बनाने के लिए हमें सीखनी पड़ेगी क्वेरी। तो ये बात हमेशा दिमाग में रखना है, जो भी आप करना चाहते हैं उसकी क्वेरी सीखनी होगी, पहले से हमें नहीं आती होगी, ठीक है। तो अब अगर मुझे टेबल बनानी है तो टेबल बनाने की क्वेरी सीखते हैं, क्रिएट। एक अच्छी बात, कुछ भी बनाना है डेटाबेस में तो क्रिएट नाम से कमांड होती है। डेटाबेस बनाओ क्रिएट, यूजर बनाओगे तो भी क्रिएट, टेबल बनाओगे क्रिएट, कुछ भी बनाना है क्रिएट से ही बनेगा। लेकिन क्या बनेगा उसके आगे स्पेसिफिक कीवर्ड आएगा। क्रिएट यूजर से यूजर बनेगा, क्रिएट डेटाबेस से डेटाबेस बनेगा, इसी तरह से क्रिएट टेबल से आगे क्या बनेगी, अब टेबल बनेगी। क्रिएट टेबल, उसके बाद बताइए टेबल का नाम जो आप रखना चाहते हैं। हमने कहा एम्प्लॉय, इस नाम की टेबल अगर पहले से हुई तो एरर आ जाएगी, बोलेगा टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। और अगर नहीं हुई तो जैसे जैसे आप अभी बताएंगे उसके अकॉर्डिंग टेबल आपकी बन जाएगी। अब आपके मन में चल रहा है कि एम्प्लॉय टेबल में 3 कॉलम आएंगे, तो जो मन में होता है उसको हमें लिखना होता है। तो हमें इस बात को लिखना पड़ेगा कि हम एम्प्लॉय टेबल में 3 कॉलम चाहते हैं। तो कैसे लिखेंगे, सिंटैक्स है क्रिएट स्पेस देकर टेबल स्पेस, ये स्पेस एक एक देना जरूरी है, ज्यादा दे सकते हो कोई सेंस नहीं है फिर उसका, ठीक है, कम से कम एक देना जरूरी है। उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट और टेबल के नेम के बीच में स्पेस देंगे तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है। ब्रैकेट के अंदर अपने कॉलम्स की डेफिनेशन देते हैं कि कॉलम्स कितने होंगे और किस ऑर्डर में आप बनाना चाहते हैं, उसी ऑर्डर में उनके नाम यहाँ पे लिखेंगे। एम्प्लॉय आईडी दूसरा कॉलम कॉमा लगाएंगे, एम्प्लॉय सैलरी तीसरा कॉलम, एम्प्लॉय का नेम। ये इतना आसान नहीं है जितना अभी हमने सोचा। क्यों? क्योंकि ये पाइथन की तरह नहीं है कि हमने कोई वेरिएबल बनाया और उसमें बस वैल्यू डाल दी। यहाँ पर हर कॉलम का डेटा टाइप होता है, हमें हर कॉलम को बनाते समय उसका टाइप बताना होता है कि एम्प्लॉय आईडी लिखने से काम नहीं होगा, ये बताना होगा कि एम्प्लॉय आईडी में किस टाइप का डेटा आएगा। क्या इसमें इंटीजर डेटा आएगा, इसमें फ्लोट डेटा आएगा, स्ट्रिंग आएगा, कौन सा डेटा आएगा, जैसा आएगा आपको इसका डेटा टाइप बताना होगा। कहाँ बताएंगे, कॉलम के नेम के बाद स्पेस देंगे, और स्पेस देने के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, अपना डेटा टाइप का नाम। अब सर डेटा टाइप का नाम क्या होगा, ये हर आरडीबीएमएस में अलग अलग हो सकता है। हर आरडीबीएमएस में न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करने के लिए डेटा टाइप होता होगा, उसका नाम क्या होगा वो हर डेटाबेस में अलग अलग हो सकता है। ऑरेकल में अलग, माईसीक्वल में अलग, DB2 में अलग। अभी हम अगर बात करें माईएसक्यूएल की, तो माईएसक्यूएल के अंदर हमारा इंट नाम से डेटा टाइप होता है। मोस्ट ऑफ द आरडीबीएमएस में इस नाम से मिल जाएगा, हो सकता है किसी में नाम मिले, किसी में नंबर नाम से हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अब हमने इसका डेटा टाइप क्या कर दिया, इंटीजर कर दिया, ठीक है। अब दूसरा वाला, इसका डेटा टाइप क्या कर दिया हमने, मान लीजिए फ्लोट कर दिया। सैलरी है, हो सकता है टैक्स क्रेडिट ऊपर आए, है ना, तो हमने इसको फ्लोट कर दिया। अब अगर हम एम्प्लॉय के नेम की बात करें तो एम्प्लॉय का नेम तो स्ट्रिंग होगा, तो यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं लिखना है, स्ट्रिंग पाइथन में होता है, इक्विवेलेंट माईएसक्यूएल में होता है varchar। तो सर ये सीखना पड़ेगा, हमने कहा सीख ही तो रहे हैं कि न्यूमेरिक के लिए इंटीजर लगाना है, फ्लोट के लिए फ्लोटी लगाना है, स्ट्रिंग के लिए varchar। प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है, ठीक है। तो varchar का मतलब स्ट्रिंग हो गया माईएसक्यूएल के अंदर।
हो सकता है ऑरेकल में स्ट्रिंग ही नाम हो सकता है किसी में टेक्स्ट नाम हो। तो ये आपको आरडीबीएमएस टू आरडीबीएमएस बदलना होता है। इंटरव्यू में ये नहीं पूछा जाता, क्योंकि याद करने वाली बात हो गई। इंटरव्यू में बस ये पता होना जरूरी है कि हाँ कुछ होता है जिसमें स्ट्रिंग स्टोर होती है, वो क्या होता है ये कोई नहीं पूछता इंटरव्यू, क्योंकि तो याद करने वाली बात है। और आरडीबीएमएस बदलते ही ये चीज बदल जाएगी, तो कहीं लिख कर रख लो, गूगल पे पूछ लो, ठीक है, पता होना चाहिए होता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो बैरकर है ये हमसे ये पूछेगा कि ये बताओ कि जो आपका नेम कॉलम है इसमें जैसे अभी दो वैल्यू पड़ी हैं, पहली वैल्यू सोनू है, उसमें 4 करेक्टर हैं, दूसरी वाली वैल्यू मोनू है, कोइंसिडेंटली उसमें भी 4 करेक्टर हैं। तो ऐसा हो सकता है कि किसी कॉलम में, एम्प्लॉय नेम कॉलम को ही फोकस करते हैं, कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिसमें 10 करेक्टर हो। हमने कहा ऐसा हो सकता है। नाम किसका कितना बड़ा होगा सबका अलग अलग हो सकता है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना कि एक कंपनी में जितने लोग काम करेंगे सबके नाम इतने करेक्टर के होने चाहिए, ऐसा नहीं होता है। एम्प्लॉय आईडी में आप ऐसा कर सकते हो, आपका स्टैंडर्ड होगा, पर नाम का थोड़ी होगा, नाम तो हमारा है अपना। तो अब यहाँ पर शब्द लिखा है वैर, वैर का मतलब वेरिएबल। इस कॉलम के अंदर जब आपकी मेमोरी अलोकेट होगी तो हर वैल्यू के लिए कितनी एलोकेट होगी ये हर वैल्यू के हिसाब से अलग अलग होगा। अगर किसी वैल्यू में 4 करेक्टर हैं तो 4 करेक्टर में उसको स्पेस मिलेगा, अगर किसी वैल्यू में 20 करेक्टर हैं तो उसको बड़ा स्पेस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इस कॉलम में हर वैल्यू सेम मेमोरी में एलोकेट होगी, सबका अलग अलग साइज होगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, वैरचर, वेरिएबल लेंथ करेक्टर। ठीक है। आपको मैक्सिमम बताना है, मैक्सिमम क्या रखना है, हमने कहा मैक्सिमम कर दो 10। इसका मतलब यह है कि अगर नेम कॉलम में कोई भी नाम 10 करेक्टर तक आया तो ये अपने आप मैनेज करता रहेगा। 4 का है तो 6 का स्पेस डिलीट कर देगा, अपने आप मेमोरी बचा लेगा आपकी। 8 का कोई नाम आएगा तो उसके लिए 2 करेक्टर डिलीट कर देगा और स्पेस आपका बचा लेगा। लेकिन अगर किसी का नाम 11 करेक्टर का हो गया तो एरर आ जाएगी। तो आप अपना देख लें कि नाम कितना बड़ा हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर 20, 30, 50 अपना लेकर चलें। लेकिन आप ये सोचो कि एक काम करते हैं ज्यादा से ज्यादा कर देते हैं, अपने आप मेमोरी डिलीट कर ही देता है, वो डिलीट करने में टाइम लगेगा, एग्जीक्यूशन स्लो कर लोगे आप अगर ये सोच कर चलोगे तो, कि चलो सर 5000 करेक्टर कर देते हैं, अब किसी का नाम सोनू है तो 4 करेक्टर आए, रिमेनिंग करेक्टर को डिलीट करने में टाइम लगा, आपको नहीं लग रहा है, इस क्वेरी को लगेगा, तो आपकी क्वेरी का एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा। तो आपके पास कोई वजह नहीं है ऐसा करने की। तो पहले से सोचना है कि हमारे यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनका नाम क्या क्या हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एक मैक्सिमम साइज अपना बता सकते हैं। तभी प्रैक्टिस के लिए मैंने 10 दे दिया, हम आगे जाके साइज बदल भी सकते हैं। तो शुरू में गलती हो गई, नहीं रहा ध्यान, तो बीच में जाके कभी भी साइज बदल कर आ सकते हैं। तो हम टेबल बनाते समय जो बात बता रहे हैं ये तब तक नहीं है जब तक टेबल खत्म नहीं होती। हम टेबल के बीच में जाके भी टेबल का डेटा टाइप, टेबल के कॉलम का नाम, कॉलम ऐड करना, कॉलम हटाना, वो सब कर सकते हैं। ठीक है। अब 10 लिखकर छोड़ दिया, सर इनके बारे में कोई बात नहीं करी आपने, इंटीजर का मेमोरी साइज कितना होगा या इनका मेमोरी साइज ये फिक्स होते हैं। जैसे अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो इंटीजर माइस्क्वेल में लगभग 10 डिजिट तक की वैल्यू स्टोर कर सकता है ना। अगर आपको 10 डिजिट से बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है तो आपको यहाँ पर लॉन्ग इंट पे जाना हो, और अगर आपको सर किसी की एज स्टोर करनी है तो एज 10 डिजिट की क्यों होगी, ज्यादा मेमोरी क्यों लगवाएं। तो फिर हमारे पास इंट से छोटे भी इंट आते हैं, जैसे एक है हमारा टाइनी इंट, है ना, एक होता है हमारा शॉर्ट इंट, है ना, एक आता है हमारा मीडियम इंट। तो इंट के अलग अलग फ्लेवर हैं जिनका अपना अपना मेमोरी साइज हमारा होगा। तो हम ज्यादा याद अगर नहीं रखना चाहते तो इंट को याद रख लेते हैं, क्योंकि ये 10 डिजिट तक की वैल्यू रख लेता है। तो डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले जो नंबर हैं वो इसमें आ ही जाते हैं जनरली। मोबाइल नंबर नहीं आएगा, मोबाइल नंबर अगर 10 डिजिट का होता है, कंट्री कोड के साथ लगा दे तो स्टोर नहीं होगा, एरर आ जाएगी इसमें। आधार नंबर भी नहीं आएगा, तो आधार नंबर 12-14 डिजिट का हो सकता है, अकाउंट नंबर भी नहीं आएगा। जब आप ये वैल्यूज को स्टोर करने के लिए कॉलम बनाएंगे तब आपको इंट के आगे क्या होता है उसकी याद आएगी फिर।
जनरली जो हमारी और चीजें, सैलरी, किसी चीज की काउंटिंग, किसी के मार्क्स, ये सब इंट में आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं, इंट लेके चलते हैं। ठीक है, अब हमें नॉलेज होनी जरूरी है कि ऐसा होता है। एग्जैक्ट नाम क्या होता है उसकी नॉलेज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पता है कि होता है, कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो गूगल सर्च करके पता कर लेंगे कि एक और डेटा टाइप क्या होता है जो इंट से बड़ा हो MySQL के अंदर। पता तो रहे कि सर्च करना क्या है गूगल पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे। ऐसे ही फ्लोट के साथ, फ्लोट है एक डबल है, फ्लोट में दशमलव के साथ आप 14 से 15 प्लेस पर वैल्यू लेकर जा सकते हैं। अगर आपकी वैल्यू इससे भी ज्यादा एक्यूरेसी मांग रही है तो आपको डबल पे जाना होगा। डबल हमारा 30 से 32 प्लेसेस एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है यहाँ पर। ठीक है, तो फ्लोट, फ्लोट के साथ है डबल। फ्लोट और डबल में डिफरेंस होगा एक्यूरेसी लेवल का। फ्लोट है 15-16 प्लेस पर और वो जाता है आपका 30-32 प्लेस पर डबल। तो दशमलव के बाद 30 प्लेस, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं आप। ये सब चीजें तो यूज, जो स्पेस में चीजें कैलकुलेट होती होंगी वहां यूज होंगी बस। अर्थ पर किसी कैलकुलेशन में इतनी एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई दो वैल्यू दशमलव के 15 प्लेस पे भी सेम है तो वो सेम ही है, अलग कहाँ आ रही फिर वो, है ना। चलो लास्ट में लगा दिया सेमीकोलन और एंटर कर दिया, क्वेरी होके और आपकी टेबल बनकर तैयार हो गई। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक चीज और डिस्कस करनी चाहिए थी। क्या ये ऐसा हो सकता है कि दो एम्प्लॉय का एम्प्लॉय सैलरी सेम हो? हमने कहा बहुत चांस है ऐसा हो सकता है। दो एम्प्लॉय का नेम बिल्कुल सेम हो सकता है। दो एम्प्लॉय की आईडी कभी सेम नहीं हो सकती। तो ये बताओ, अगर मैं अभी आपको अगर रिकॉर्ड को इंसर्ट करना सिखा दूं और मैं दो रिकॉर्ड में सेम एम्प्लॉय आईडी कर दूं तो क्या होगा? हमने कहा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। हमारी टेबल को या हमारे एसक्यूएल इंजन को क्या पता आईडी क्या होती है? उसको तो एबीसीडी है सर। ये तो आपको पता है ना एम्प्लॉय आईडी ये होती है। एसक्यूएल इंजन को क्या पता है एम्प्लॉय आईडी किसे कहते हैं? उसको तो वो कॉलम का नाम है, कुछ भी हो सकता है वो। तो अगर आपने कोई भी ऐसा रिकॉर्ड इंसर्ट करा जिसमें एम्प्लॉय आईडी पहले से थी फिर से आ गई तो कोई गलती नहीं है, यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। बट डेवलपर कह रहा है ये तो हो ही नहीं सकता, इसको रोकना होगा। तो कैसे रोकें? किसी भी कॉलम में क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, अगर आप उसको वैलिडेट करना चाहते हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हो तो एसक्यूएल इंजन ही मना कर दे कि ये अलाउड ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता हमारे यहाँ पर, है ना। मान लीजिए गवर्नमेंट का रूल निकल कर आ गया कि किसी भी कंपनी में आदमी काम करेगा तो 10,000 रुपये मिनिमम सैलरी देनी पड़ेगी। अगर किसी रिकॉर्ड में आपने 8,000 इंसर्ट करी तो एरर आ जाए, होनी नहीं चाहिए। अभी अभी कोई कुछ नहीं है, अभी तो जो कहोगे नेगेटिव पॉजिटिव सब इंसर्ट हो जाएगी। तो मुझे इस तरह से क्या करना है, यहाँ पर कॉन्स्ट्रेंट लगाने हैं। तो एक शब्द आया यहाँ पर कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट मतलब रुकावट, रुकावटें, किस वैल्यू में क्या रुकावट होगी वो आप बताएंगे कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट ये बताता है किसी भी कॉलम पर क्या क्या वैल्यू स्टोर हो सकती है, क्या क्या वैल्यू स्टोर हमारी नहीं हो सकती है। तो एक कॉन्स्टेंट है जिसका नाम है हमारा यूनिक की कॉन्स्टेंट। यूनिक की कॉन्स्टेंट ये कहता है कि अगर मैं किसी कॉलम पर लगाया जाऊंगा तो अब ये मेरी गारंटी है कि उस कॉलम में हर वैल्यू कैसी होगी, यूनिक। अगर प्रोग्रामर से गलती हो गई तो एरर दे दी जाएगी कि प्रोग्रामर ये गलत है, ये इंसर्ट नहीं होगा, कोई दूसरी वैल्यू लेकर आओ। तो यूनिक कॉन्स्ट्रेंट किसी भी कॉलम पर अगर आप लगा देते हैं तो उस कॉलम में हर वैल्यू यूनिक होगी। इस बात को एसक्यूएल इंजन इंश्योर करेगा। प्रोग्रामर की अब हेडक खत्म हो गई, एसक्यूएल इंजन की शुरू हो गई। ठीक है, अच्छा ऐसा हो सकता है कि कोई भी एम्प्लॉय है जिसकी आईडी मुझे पता है लाइक 501 है, सैलरी अभी
डिस्कशन में चल रही है, नाम पता है मुझे उसका, है ना, सोनू ही है मान लो, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे चांस है कि कोई भी नया एम्प्लॉय हायर हुआ है, आईडी बन गई, सैलरी में डिस्कशन अभी चल रहा है और नेम पता है, मान सकते हैं चलो ऐसा है कि मुझे यहाँ पर सैलरी नहीं पता, आईडी पता है, नेम पता है, तो किसी भी कॉलम में अगर कोई वैल्यू मिस होना चाहती है तो हो सकती है, तो इसका क्या बोलेंगे, मिसिंग वैल्यू। तो मिसिंग वैल्यू जब हमारी किसी भी रो में आती है तो वहां पर आप एक डिफॉल्ट वैल्यू बता सकते हैं कि अगर मैं ना बताऊं इस कॉलम में वैल्यू, तो उसकी जगह पर आप क्या स्टोर कर देना, नल स्टोर कर देना। ठीक है। अच्छा मान लीजिए ऐसा हो जाए कि किसी में सैलरी पता है, नेम पता है, बट एम्प्लॉय आईडी मिसिंग है, तो क्या ऐसी रो का कोई फायदा होगा, ऐसे रिकॉर्ड को कोई फायदा होगा? आई गेस नहीं, क्योंकि आप किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली उसकी आईडी से आइडेंटिफाई करा सकते थे। सैलरी से तो बहुत होंगे एक जैसे, नेम एक जैसे बहुत होंगे। अब आप बोल रहे हो कि एम्प्लॉय आईडी नहीं है हमारे पास, अब एम्प्लॉय को ढूंढ के दिखाओ, कैसे ढूंढ लेंगे सर? तो मैं चाहता हूं कि एम्प्लॉय आईडी कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं आनी चाहिए और मिसिंग वैल्यू भी नहीं आनी चाहिए। अगर आप एक ऐसी रो इंसर्ट करते हैं टेबल में जिसमें सैलरी बताई गई है, नाम बताया गया है, आईडी नहीं बताई गई है, एरर दे दो, मना कर दो कि ऐसा नहीं हो सकता। बाय डिफॉल्ट एरर नहीं आती है। बाय डिफॉल्ट अगर किसी रो को इंसर्ट किया जा रहा है तो किसी कॉलम की वैल्यू आप अगर नहीं बताना चाहते हैं तो इग्नोर कर सकते हैं, कोई एरर नहीं आती। बाय डिफॉल्ट उसकी जगह पर नल वैल्यू को इंसर्ट कर दिया जाता है। पर ऐसे कौन रोकेगा? तो एक कॉन्स्ट्रेंट आता है जिसका नाम है नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट। नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट। तो अभी हमने दो कॉन्स्ट्रेंट की बात करी है जो किसी भी कॉलम पर आप अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से लगा सकते हैं। पहला हो गया हमारा यूनिक की कॉन्स्ट्रेंट, जो किसी भी कॉलम में हर वैल्यू को यूनिक को लेकर इंश्योर करेगा। और दूसरा हो गया नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट। नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट ये बोलता है कि उस कॉलम में मिसिंग वैल्यू आने नहीं देंगे, अगर ऐसा होगा तो एरर आ जाएगी, वो रिकॉर्ड इंसर्ट हमारा नहीं होगा। अब हमारा कोइंसिडेंट यहाँ पर ये हुआ कि हमें दोनों ही चाहिए। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी में हम यूनिकनेस भी चाहते हैं और नॉट नल भी चाहते हैं, दोनों ही कांस्टेंट लगाना चाहते हैं। तो मुझे दो दो कांस्टेंट लगाने के लिए क्या करना होगा, अपना कोड लिखना पड़ेगा। तो किसी ने क्या कहा, किसी ने कहा एक काम करो, एक तीसरा कांस्टेंट है जिसका नाम होता है प्राइमरी की कांस्टेंट। प्राइमरी की कांस्टेंट ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यूनिक कांस्टेंट प्लस नॉट नल कांस्टेंट को हम एक साथ अगर लगाना चाहते हैं तो हम प्राइमरी की कांस्टेंट के थ्रू लगा सकते हैं। तो अगर किसी कॉलम पर आपको कोई एक चाहिए तो आपको फिर एक ही लगाना होगा, अगर दोनों चाहिए तो बेटर है कि ज्यादा कोड लिखने से अच्छा है कम कोड लिखो। प्राइमरी की, प्राइमरी की कांस्टेंट इज इक्वल टू यूनिक कांस्टेंट प्लस नॉट नल कांस्टेंट। तो मेरे वाले एग्जांपल में हमें ऐसा फील हो रहा है कि एम्प्लॉय टेबल में जो एम्प्लॉय आईडी कॉलम होना चाहिए उस पर कौन सा कांस्टेंट लगना चाहिए, प्राइमरी की कांस्टेंट लगना चाहिए। अब सर ये बात हमें ना बाद में याद आई, टेबल तो बनकर तैयार हो गई, देखो टेबल बन चुकी है, क्रिएट टेबल, टेबल बन चुकी है। ठीक है, अब हमें बाद में याद आई। तो अब दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है, अभी आप बहुत सेफ जोन में हैं, इस टेबल में कोई रिकॉर्ड तो है ही नहीं अभी, अगर मैं इसको डिलीट करके दोबारा बना लूं तो कुछ बिगड़ेगा नहीं मेरा। लेकिन अगर मैं सेफ जोन में नहीं होता, डेट मीन्स इस टेबल में ऑलरेडी 10-12 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए होते, तो शायद आप डिलीट करना पसंद नहीं करते, क्योंकि डेटा लॉस हो जाएगा आपका, कहाँ से लाओगे वो डेटा, फिर इंसर्ट करना पड़ जाएगा आपके लिए, है ना। तो फिर उस केस में हमारे पास रास्ता क्या था, किसी भी टेबल को कैसे अल्टर किया जाता है। अगर कोई टेबल बनाने के बाद उस टेबल में कोई चेंज करना है, टेबल में चेंज का मतलब टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करना है, टेबल का नाम बदलना है, टेबल में कॉलम ऐड करना है, कॉलम डिलीट करना है, कॉलम को रीनेम करना है, साइज बड़ा करना है, कोई कांस्टेंट हटाना है, कोई कांस्टेंट लगाना है, ये सब अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए एक कमांड आती है जिसका नाम है अल्टर। अल्टर कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टेबल की डेफिनेशन में चेंज कर सकते हैं, है ना। मॉडिफाई टेबल डेफिनेशन,
टेबल की डेफिनेशन को मॉडिफाई करने की कमांड आती है अल्टर। ठीक है, अल्ट्रेशन सुना होगा जब आप स्टिचिंग यानी कहीं कपड़े वपड़े की बात करते हैं, कपड़ा खरीद लाए, यार अल्ट्रेशन करा दो इसकी, खरीद तो लिया, अब इसमें थोड़ा सा चेंज करा दो, हम क्या शब्द बोलते हैं? अल्ट्रेशन। तो वही तो अल्टर है, और कहाँ से आया ये वर्ड? वही वर्ड है अल्टर। ठीक है, अल्टर का मतलब चीज बन चुकी है, अब जो बन गया है उसमें कुछ चेंज करना है, दैट इज अल्ट्रेशन। वो यहाँ पर भी हो रही है हमारी। सीखना पड़ेगा, नई चीज आई हो, जब भी कुछ नया आएगा सीखना पड़ेगा। क्या सीखना है? कमांड और उसका प्रॉपर सिंटैक्स। वन वर्ड में हमें उसकी क्वेरी सीखनी, तो अल्टर क्वेरी हमें सीखनी पड़ेगी। ठीक है, और सर अगर मान लो डिलीट वाला पिक्चर होता तो ड्रॉप ईएमपी, ईएमपी टेबल डिलीट हो जाएगी। हम अभी ड्रॉप नहीं करना चाहते, अल्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने लिख दिया अल्टर टेबल, टेबल का नाम ईएमपी ऐड, हम कुछ ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, हम कुछ ड्रॉप करना चाहते हैं, तो अल्टर के साथ कॉम्बिनेशन है 4-5, अल्टर के साथ ऐड, अल्टर के साथ ड्रॉप, अल्टर के साथ चेंज, अगर कॉलम का नाम चेंज करना है। ठीक है, अल्टर के साथ मॉडिफाई, तो अल्टर के साथ ये कुछ कॉम्बिनेशन है ना, अल्टर के साथ अल्टर भी चलता है, तो सब सीखते रहना पड़ेगा। फिलहाल हम ऐड की बात करेंगे। अल्टर टेबल ईएमपी ऐड, प्राइमरी स्पेस की, ब्रैकेट के अंदर किस कॉलम को प्राइमरी की कॉलम बनाना चाहते हैं, उस कॉलम का नाम, एम्प्लॉय आईडी। प्राइमरी की लिखते समय दो अलग शब्द हैं, प्राइमरी अलग है, की अलग है, बीच में स्पेस आएगा। ठीक है, अल्टर टेबल एम्प्लॉय, कैसे अल्टर करनी है? उसमें ऐड करना है एक प्राइमरी की, प्राइमरी की किस में ऐड होगी? ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम लिखा हुआ है जिसमें ऐड करना चाहते हैं। हो गई ऐड? हमने कहा हो गई। ठीक है, पर अगर हटानी पड़ी तो यहाँ पर ड्रॉप लगा दो, ऐड की जगह पर ड्रॉप प्राइमरी की। अच्छा, अच्छा याद आ गया, जब प्राइमरी की ड्रॉप करते हैं ना टेबल से, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन से कॉलम पे लगी हुई है वो। क्यों? क्योंकि एक रूल और आता है कि एक टेबल पर एक ही प्राइमरी की लगा सकते हो आप। तो अगर आप प्राइमरी की ऐड कर रहे हो तो बताना पड़ेगा किस कॉलम पे लगानी है। अब कभी भी उस टेबल पे एक दूसरी प्राइमरी की आप नहीं लगा सकते, क्योंकि एक टेबल पर एक ही प्राइमरी की अलाउड है। लेकिन जब आप ड्रॉप करने जाते हो तो सर टेबल में तो एक ही प्राइमरी की होगी, तो बताने की जरूरत ही नहीं कौन से कॉलम पर लगी हुई है, अपने आप ढूंढ कर देगा डिलीट हो। तो अब मैं जब ड्रॉप करता हूं तो अल्टर टेबल ईएमपी ड्रॉप प्राइमरी की, डेट से कॉलम का नाम बताने की कोई नीड नहीं है हमारे यहाँ। कुछ आरटीओ में से बताने पर भी एरर नहीं आती, कुछ कहते हैं नहीं बताने ही नहीं है, अगर बताओगे तो एरर दे देंगे। तो आपका अब प्राइमरी की डिलीट हो गई। ठीक है सर, वो ड्रॉप करके भी दिखा दो एक बार, वो भी आ जाएगा। तो ड्रॉप ईएम, ड्रॉप टेबल ईएम, टेबल खत्म, हमने कहा टेबल खत्म, टेबल नहीं है आपके पास, तो ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम। अब सर दोबारा बना, और दोबारा बनाते समय अगर मुझे याद रखा तो हमने कहा देखो टेबल बन रही है, मुझे अभी याद है कि मैं बना रहा हूं और मुझे एम्प्लॉय आईडी को ना प्राइमरी की बनानी है, तो बाद में क्यों अल्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज करूं, एक्स्ट्रा कोड कर लिखूं? अभी मुझे याद है तो मैं क्या कर सकता हूं, एम्प्लॉय आईडी स्पेस डेटा टाइप स्पेस प्राइमरी स्पेस। तो जिस समय टेबल बना रहे हो उसी समय आप क्या कर सकते हो, किसी कॉलम पर इस तरह से प्राइमरी की लगा सकते हो। ठीक है, अब सर मैं इस टेबल को दोबारा बनाऊं तो सेम नाम की एरर आ जाएगी, कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि बन तो गई टेबल, ईएमपी नाम की, दोबारा कैसे बना सकते हैं? सर ड्रॉप करना, कर दिया। अब क्या सिखाना है? हमने कहा एक तरीका और प्राइमरी की लगाने का, जब आप टेबल बनाते हैं उस समय कॉलम में ही उसी जगह बता सकते हैं। दूसरा तरीका,
सारे कॉलम पहले बता लो, एम्प्लॉय आईडी डेटा टाइप कॉमा, दूसरा कॉलम डेटा टाइप का बता दो, लास्ट में एक कॉमा लगाकर लिख सकते हो प्राइमरी स्पेस की, और ब्रैकेट में अब कॉलम का नाम बताना पड़ेगा क्योंकि अब आप लास्ट क्वेरी के लास्ट में आ गए। तो ये भी एक तरीका हो गया टेबल बनाते समय किसी कॉलम को प्राइमरी की डिफाइन करने का। तो अब आपको जब टेबल बनानी है उस समय दो तरीके हो गए, उसी कॉलम पर उसी समय लगा दो, दूसरा सारे कॉलम लिख लो, लास्ट में कॉमा लगाकर प्राइमरी की किस कॉलम पे बनाना है वो आप अलग से मेंशन कर सकते हैं। तीसरा तरीका, बनाते समय आपको याद नहीं रहा या भूल गए या जानबूझकर आपने ऐसा करा तो बाद में अल्टर करके भी आप टेबल प्राइमरी की लगा सकते हैं। लगाना जरूरी है, हमने कोई जरूरी नहीं, आप देखो आपकी रिक्वायरमेंट का पार्ट है या नहीं। अल्टर, अल्टर से अगर मान लो आपको याद आ गया कि नहीं यार हटानी है लगानी नहीं है, अल्टर कर दो, ठीक है। चलिए तो अभी आज इतना रखेंगे, बाकी मंडे को मिलेंगे, मंडे को आगे कंटिन्यू करेंगे।